धन्यवाद मेहर। मैं चिन्मयी और मेरी साथी सुप्रदा की ओर से यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों को सादर नमस्कार करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो हम शिक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय महोदय। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह संवाद कार्यक्रम हमारे प्रति उनके प्रेम और गहरे लगाव को दर्शाता है। हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत ऐतिहासिक व प्रेरक क्षण है। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का देश भर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम, और इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम दिल्ली संभाग स्थित केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज से नकुल को, जो कक्षा 12वीं में है, उनके प्रश्न के साथ आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सर, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे शिक्षकों और समाचार पत्रों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मैं जानना चाहता हूं कि इस नई शिक्षा नीति से हम स्कूली बच्चों के जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे। धन्यवाद। नकुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और स्वाभाविक है कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं और बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है कि कैसे करके परिवर्तन होगा। जो आपकी आयु में आगे बढ़ रहे हैं, जो 6वीं तक होंगे, 6वीं में आ रहे होंगे, 6वीं से आगे होंगे, तो उनको एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। वो अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। केवल पढ़ाई और लिखाई नहीं, केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान को वो अपना समृद्ध कर सकेंगे। जो उसकी इच्छा है, जो अंदर से उसका कौशल का विकास होना है, ये तो वो विकास होगा। दूसरे में स्कूली शिक्षा से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लेकर के आ रहे हैं। पहले जब IIT, NIT ऊपर चले जाते थे तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होती थी। अब स्कूली ही शिक्षा से जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होगी और इधर वोकेशनल एजुकेशन की बात होगी, जो इंटर्नशिप के साथ होगी, ये दोनों चीजें आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। और फिर तीसरी बात, जो ये शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित है। भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार माना और विश्व की लीडरशिप ली हर क्षेत्र में, वो जो भारत है, उस भारत को फिर वही गौरव दिलाना है जो उस विश्व गुरु के रूप में था। इसलिए वो जो हमारे जीवन मूल्य है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि संस्कार क्षम नहीं होता है तो कोई भी आदमी बहुत अच्छा लिखने पढ़ने वाला है लेकिन संस्कारों से युक्त नहीं, तो कोई भी उसको कहता है यार ये तो वैसे आ रहे लेकिन बेकार है, ये बोलने की तमीज नहीं है, इसको ये संस्कार नहीं, बिल्कुल संस्कार भी इसका मतलब बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर जो अपना संस्कार है, जो अपनी संस्कृति है, उसको भी साथ लेकर के हमको केवल मशीन नहीं बनना है, हमको मानव बनाना है। तो ये मूलभूत परिवर्तन होगा जो ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आपको एक योद्धा के रूप में खड़ा करेगा। जी, दूसरा सवाल। सारगर्भित उत्तर और बहुमूल्य सुझाव हेतु माननीय महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भोपाल संभाग स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल के कक्षा 12वीं के छात्र अभिनव को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी जिज्ञासा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखें। नमस्कार भोपाल। नमस्कार महोदय। नमस्ते। 31 दिसंबर 2020 को बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के लिए आपका अनेक धन्यवाद। आपके द्वारा तिथियों की घोषणा हमारे लिए नव वर्ष के उपहार की तरह है। हालांकि महोदय, कोरोना संक्रमण को देखते हुए
मुझे परीक्षा केंद्र जाने को लेकर अभी भी मन में भय है। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अभिनव, मुझे लगता है कि जहां आपने खुशी व्यक्त की है कि 31 दिसंबर 2020 को हमने घोषणा की थी और नए वर्ष के रूप में एक अच्छे से उपहार के रूप में, ताकि आपको निराशा हताशा न हो और फिर आप के मन में ऐसी अस्थिरता न हो कि कब होगा, जनवरी में होगा या फरवरी में होगा और फिर अचानक ना आ जाए ऐसे। तो हमने उस अस्थिरता को खत्म किया और आपकी परीक्षाओं की तिथि काफी पीछे घोषित की, जिसमें आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये घबराने की बात इसलिए नहीं है कि आप तो सभी कुछ पढ़ रहे हैं, आप तो संवाद से जुड़े हुए हैं, आप तो ऑनलाइन में अपने अध्यापक से जुड़े हुए हैं और बातचीत के क्रम में लगातार आप बात कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप स्वयं पढ़ रहे हैं और फिर जिन लोगों ने नीट की परीक्षा दी है, जिन लोगों ने जेईई की परीक्षा दी है, उसको तो आपने देखा है, फाइनल परीक्षाएं भी हुई हैं। आप ही के सीबीएसई बोर्ड की जो रह गई थी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं को भी हमने किया और कितने खुशी सबने परीक्षाओं को दिया है। और जब उस परीक्षा केंद्र से बाहर निकले हैं तो उन छात्रों ने, जो तमाम हजारों लाखों छात्र अभिभावकों ने मुझे मेल किया है, उसको आप देख सकते हैं। इसलिए घबराने की जैसी कोई बात ही नहीं है। आप खूब अच्छी तरीके से मस्ती के साथ पढ़िए, आपको तो पूरी छूट है। खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो, समय बहुत है। हो सकता है कि उस समय तक आते आते ये परिस्थितियां और अच्छी हो जाएंगी और आप अपने स्कूल में आकर के छोटा मोटा जो भय है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मेरी शुभकामना। धन्यवाद सर। माननीय महोदय, अभिनव के साथ ही हम सभी की शंकाओं के निवारण व मार्गदर्शन हेतु आपका आभार। देहरादून संभाग स्थित केंद्रीय विद्यालय FRI देहरादून से कक्षा 11वीं की दिव्या तिवारी को प्रश्न पूछने हेतु आमंत्रित करती हूँ। बताओ दिव्या। माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रणाम। मैं दिव्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय FRI देहरादून संभाग की छात्रा हूँ। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इस साल घर पर ही पढ़ने के कारण काफी मानसिक दबाव हो गया है। मुझे डर है इस मानसिक दबाव के कारण मैं परीक्षा हॉल में प्रवेश करते ही सब भूल ना जाऊँ। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? दिव्या, आप तो जानती है कि आपको मानसिक दबाव का, हम तो लगातार आपके साथ हंसते खेलते बात करते रहते हैं और अध्यापक भी आपके साथ बात करते रहते हैं, आपके अभिभावक भी बात करते रहते हैं। और आपको तो मालूम है कि मैं तो देश का शिक्षा मंत्री अपने अध्यापक गण से भी और अभिभावक गण से भी निवेदन करता रहता हूं कि मेरे छात्रों में कोई मानसिक दबाव ना आए। आपको तो मालूम है ना दिव्या। और yes. मैं लगातार आप भी संवाद से जुड़ी रहती है। तो एक बात तो ये कि मानसिक दबाव जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। ज्यादा क्या होता है, कई बार हम अपने मन के अंदर संकोच करते हैं। आप मन के संकोचों को खत्म करो। क्या होगा ऐसा सोचो, क्या होगा देखा जाएगा। जब क्या होगा देखा जाएगा होता है, पूरी ताकत के साथ आदमी खड़ा होता है, तो तब बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक मानसिक दबाव और उसकी बात है, अभी मैंने मनोदर्पण की आपको बात की, उसके पोर्टल पर जाओ। उसके पोर्टल पर जाकर के यदि आपके मन में थोड़ा सा भी ये डर भय है या आपको संकोच है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा के कक्ष में जाते मैं भूल जाऊं, तो वो मनोदर्पण की साइट पर आप जाएंगे तो सब शंकाओं का आपका समाधान हो जाएगा। हमने इसीलिए मनोदर्पण को आपको दिया हुआ है। तो ऐसी कोई आप अपने मन में मत रखिए, डर मत रखिए। और डर का तो सवाल ही नहीं। अभी मैंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं तो योद्धा हैं, पूरे देश उनको देखता है। तो इसलिए पहला उदाहरण तो हमको ही देना है। मेरी शुभकामना कि आप मनोदर्पण को देखें और आपका मन का आज से ही आप अपने जो मस्तिष्क में कुछ चीजें आपको संकोच आ रहा है या डर, आपका डर नहीं है, आपको शंका है। डर होती तो आप मेरे सामने नहीं आती। तो डर तो नहीं है, लेकिन शंका है। वो शंका दूर कर दो, क्योंकि आप निशंक से बात कर रहे हो। ठीक है? ओके दिव्या। सर, एग्जाम फोबिया से उभरने में हम सबका उचित मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। कक्षा 11वीं की मिशा शुक्ला, जो अहमदाबाद संभाग
स्थित केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग की छात्रा हैं, उन्हें उनके प्रश्न के साथ आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार श्रीमान, मैं मीशा शुक्ला अहमदाबाद गुजरात से। मेरा प्रश्न यह है कि गत वर्ष हमें दोस्तों की कमी खलती रही। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम पर तो जैसे प्रतिबंध ही लग गया। अतः हम छात्र उस पुरानी स्थिति को पुनः कैसे प्राप्त करें? सही है निशा, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है कि दोस्त जब घर में रहे तो दोस्त जो प्रतिदिन जो स्कूल का परिवेश मिलता है, हंसी ठहाके, एक दूसरे की बातचीत, तो वो तो खलना ही था। संकट इसीलिए तो आया था कि थोड़ा बहुत कठिनाई हमारे सामने आए। ये संकट कठिनाई के लिए ही आते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का मुकाबला हम ही को करना होता है। तो मेरा एक सुझाव है आपके लिए। वैसे तो आप धीरे धीरे आप खुल गया, आप भी अपनी क्लास में बैठिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ अलग अलग दूरी पर काफी छात्र और छात्राएं बैठी हुई हैं। तो आज तो आप खुश होंगी। आज तो आप काफी जो आप पीछे के समय को याद कर रही हैं, अब आगे वो समय को भी पाटेंगे। लेकिन तब भी हमने ये कहा था कि दो चीजें थी, एक तो आपकी व्यस्तता और आपकी जो शारीरिक और मानसिक, ये इन दोनों की सुरक्षा। तो तब भी हमने, आपको याद होगा कि हमने जहां मानसिक समृद्धता के लिए हम मनोदर्पण पोर्टल को लाए, 500 से भी अधिक हमने डॉक्टर जो 24 घंटे आप लोगों से जुड़े हैं, अध्यापक से जुड़े, अभिभावक से जुड़े हैं और छात्रों से मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, इन विशेषज्ञों को भी हमने आपके साथ जोड़ा और हेल्पलाइन, जो टोल फ्री हेल्पलाइन है, उसको आपको दिया। तो मुझे लगता है कि जिसने भी निशा उसका उपयोग किया, वो जब मेरे पास मेल आई तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब अभिभावकों ने तक मेरे को कहा कि साहब जो ये आपने मनोदर्पण दिया हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे छात्रों ने भी हमको मेल करके, संदेश करके, मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर लिखा कि ये तो ऐसे समय में हमारे लिए संजीवनी का काम किया है इस हेल्पलाइन ने। तो मुझे लगता है एक तो जो मानसिक रूप से ये आपके लिए था, दूसरे में जो शारीरिक रूप से, आपको तो मालूम है कि फिट इंडिया एक अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उस फिट इंडिया में आपको बहुत बड़ा मैदान नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। योग के दिशा में योग, जो अभी योग हो रहे थे आपने देखा, वो पूरे शरीर को सही, आप हजारों किलोमीटर रोज दौड़े तो भी उतना लाभ नहीं मिल सकता जितना कि 1 घंटा इन योग से व्यायाम करने से आपको अपने ही कमरे में कितना थोड़ा सा स्थान आपको चाहिए और उससे योग जरूर करिए। इसलिए योग, ऐसे वक्त पर योग और मनोदर्पण, इन दोनों का आप लाभ आगे, ईश्वर न करे ऐसी कभी परिस्थितियां फिर आए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आएंगी भी कि यदि हम को ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने की स्थिति होती है, तो भी आप कोई कमजोरी महसूस मत करिए। और ये हंसी खुशी में जो आपने कहा है कि पीछे का समय आपका थोड़ा सा खराब गया है, और लेकिन उसमें भी हमने आपको माई बुक माई फ्रेंड जो है, आपका मित्र भी आप तक पहुंचाया और आपको योग भी पहुंचाया, आपको मनोदर्पण भी पहुंचाया और आपको ऑनलाइन शिक्षा भी पहुंचाई, जिसमें आपको पूरी तरीके से व्यस्त भी रखा। तो मेरी शुभकामना कि जो अब जो पीछे गया है उसको हम और तेजी से आगे पाटेंगे और आप खुश रहेंगे। आपकी तरह सभी छात्रों को मैं शुभकामना देता हूं। इस उत्तर से न सिर्फ मिशा शुक्ला अपितु हम सभी विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान हुआ है। शुक्रिया महोदय। अब मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर की कक्षा 8वीं छात्र पूर्वर्षा कर को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सर, मैं पूर्वर्षा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर से, और मेरा प्रश्न यह है कि ऑनलाइन कक्षाएं में ज्यादातर मोबाइल का उपयोग होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पे भी बहुत दिक्कत आती है और कभी कभी सिर में भी दर्द होने लगता है। तो इस परिस्थिति में आपका विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव है? बिल्कुल सही है पूर्वसा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, और सभी को नहीं लेकिन काफी कुछ
छात्रों की ये शिकायत है, लेकिन क्या कर सकते थे? हम ऐसी परिस्थिति में थे या कि हम कुछ नहीं करते, तब क्या दशा होती? ये दुनिया का पहला उदाहरण है कि लगभग 30-33 करोड़ छात्रों को एक साथ ऑनलाइन कोई सपने में सोच नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ छात्र व्यस्त रह सके, उसका वर्ष भी खराब ना हो, मानसिक तनाव में ना आए, दबाव में ना आए और उसका पाठ्यक्रम भी उस तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? रात दिन इस जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने रात दिन एक करके आप तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश की। और जो भिन्न भिन्न माध्यम, आपके पास तो टेलीफोन भी था तब भी शुक्र है, लेकिन जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं था उन तक भी हमने शिक्षा पहुंचाई। सामुदायिक रेडियो केंद्र के माध्यम से पहुंचाया। अभी जो स्वयं प्रभा जो टीवी पर उसके पाठ्यक्रमों को देने की कोशिश की, लेकिन अब तो वो स्थिति भी अब खत्म हो रही है पूर्वसा। अब मुझे भरोसा है कि हम अब कक्षाओं को धीरे धीरे करके शुरू करेंगे, तो आपका जो दबाव है अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मुझे भरोसा है कि आपको खुशी होगी। मैं और सभी छात्र छात्राओं को भी इसके बारे में शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्दी हम अब क्लासेस शुरू करेंगे और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और इस कोरोना की महामारी का हम सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, केंद्रीय विद्यालय हेबिल बेंगलुरु संभाग की कक्षा 11वीं की छात्रा पूर्णिता नायक आपसे कुछ पूछना चाहती है। पूर्णिता नायक। नमस्कार श्रीमान, मैं पूर्णिता नायक केंद्रीय विद्यालय हेब्बाल बेंगलुरु संभाग से। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग सीखने में इच्छुक हूँ। श्रीमान, मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या ये संभव है कि मैं कोडिंग को विद्यालय में एक विषय के तौर पर सीख सकूं? धन्यवाद। पूर्णिता, आपको खुशी होगी और अभी कुछ देर पहले यदि आपने मेरे को सुना होगा तो मैंने ये भी कहा कि हम दुनिया का पहला देश होंगे जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे। हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो स्कूली शिक्षा से इसको शुरू कर रही है। आपको 9वीं 10वीं में, आप 8वीं में हैं, कौन सी क्लास में है पूर्णिता? 11वीं में। तो अब तो आपको आगे आप तो 8वीं से 9वीं से ही हम शुरू कर रहे हैं। अब तो 11वीं 12वीं में भी आपको मिलेगा, अच्छा प्रवेश मिलेगा और आप जब आगे जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसको आप और आगे, चाहे आप IIT में जाएंगी, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी, जिस संस्थान में भी जाएंगी, आपकी रुचि के अनुसार इसको आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यदि आपकी रुचि है तो आप उस रुचि को बना करके रखिए, हम उसको बढ़ाएंगे और एक दिन आपको खुशी होगी और मुझको सुनने को मिलेगा कि पूर्णिता ने केंद्रीय विद्यालयों का सम्मान बढ़ा करके देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। मैं शुभकामना दे रहा हूँ। धन्यवाद श्रीमान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पर आपके विचार के लिए आभार। अब मैं अगले प्रश्न के लिए केंद्रीय विद्यालय PHU वाराणसी से कक्षा 11वीं की छात्रा अंशिका को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अंशिका सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के समस्त छात्र छात्राओं एवं काशी वासियों की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री को सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ एवं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इतना सुनहरा अवसर प्रदान किया। महोदय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई, परंतु अब जैसा कि यह संकट दूर हो रहा है और हमारे विद्यालय पुनः खुलेंगे, तो क्या अभी भी हमारे पास ऑनलाइन विकल्प मौजूद रहेगा या फिर हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक मिलता जुलता स्वरूप देखने को मिलेगा? अंशिका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जब ऑनलाइन पर हम शिक्षा को लाए थे तब शायद अंशिका को भी पता नहीं रहा होगा कि उसे ऑनलाइन पर पढ़ना पड़ेगा या ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। तो इतने कम समय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ और आकर्षक स्वरूप में हम ऑनलाइन एजुकेशन को लाए
और सभी छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा और लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है, मेहनत भी की है। अंशिका, जो आपका जो ये शंका है कि क्या इसके बाद जब क्लासेस खुल जाएंगी तो क्या फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगा और क्लास भी खुली रहेंगी, हम उस विकल्प को भी अभी छोड़ेंगे नहीं। और आपको मालूम है कि बहुत सारे देशों ने इसको किया है और हम कुछ क्लासेस भी चलाएंगे, तो अभी ऑनलाइन पर भी आपको विकल्प अभी ऑनलाइन का अभी छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ साथ रखेंगे। इसलिए छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के छात्र छात्राओं को, कि स्कूल खुलेंगी, अभी स्कूल चलेंगे और आप सुरक्षा की दृष्टि से आप सचेत भी रहेंगे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन अभी जो एजुकेशन है वो भी हम साथ साथ 50% का अभी उसको रखेंगे, जब तक कि हम पूरी तरीके से अभी आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि हाँ अब हमारी सब कक्षाएं, और अभी भी जो कक्षाएं हम खोलेंगे तो सारी की सारी कक्षाएं खोलने की स्थिति, सारी के सारी यदि 60 छात्र हैं तो पूरी के पूरे छात्र शायद कक्षा में ना आ पाए, क्योंकि एक एक सीट छोड़ करके यदि बैठने का होगा तो 85% पर आएंगे, तो वो 50% कुछ ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे, फिर इधर क्लास आएंगे, तो क्लास और ऑनलाइन इन दोनों को मिला करके हम इसको आगे अभी बढ़ाने की दिशा में है। तो अंशिका, मेरी शुभकामना, क्या ऑनलाइन को आप जारी रखिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शंकाओं के उचित निवारण हेतु हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। माननीय महोदय, अब केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 चंडीगढ़ से कक्षा 9वीं की छात्रा हरलीन आपसे कुछ जानना चाहती है। हरलीन, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार, मैं हरलीन कौर, कक्षा 9वीं की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। महोदय, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थी स्वाभाविक अभिरुचि और प्रतिभा के आधार पर विषयों का चयन कर सकते हैं। मेरी यह जानने की उत्सुकता है कि इस प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए कब तक उपलब्ध होंगे? हरलीन, हमने जो नई शिक्षा नीति, और जिसमें आपने कहा कि नई शिक्षा नीति में अब ये विकल्प आपके लिए खुले हैं, और अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि अब कोई बाध्यता नहीं होगी विषयों को लेने की, बल्कि किसी भी विषय के साथ और आप कोई भी विषय ले सकती है। नई शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू कर दी चरणबद्ध तरीके से। मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले निकट भविष्य में हम बहुत जल्दी आपकी इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, जिस पर आप कोई भी विषय ले सकते हैं और किसी भी विषय के साथ कोई भी विषय जोड़ सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। बहुत जल्दी इसको क्रियान्वयन होना शुरू कर दिया है, आपको उसका रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए। धन्यवाद शिबान। महोदय, हम सभी से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके बहुमूल्य सुझाव हेतु आभार। सर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गुड़गांव की आदित्य श्रीवास्तव अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहती हैं। आदित्य, आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार महोदय, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु सेना स्थल गुरुग्राम की छात्रा हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमारे सभी विषयों का सिलेबस कम कर दिया गया, जिसकी वजह से हम कई विषय वस्तु नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हटाए गए विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाएंगे? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आदित्य अपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे जेई और नीट के परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के मन में ये विचार आता है कि जो 30% कोरोना काल में हमने पाठ्यक्रम को कम किया है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उससे भी प्रश्न आएंगे जिसका फिर उत्तर दे सकना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, संभव नहीं होगा। इसीलिए जब जेईई की और नीट की परीक्षाएं होंगी तो अभी जो कम किया गया है पाठ्यक्रम, वो जो प्रश्न है उनकी सीमा 100 से 150 तक बढ़ा दी जाएगी और वो जो पाठ्यक्रम 30% का कम हुआ है उन्हीं सभी प्रश्नों के अंदर वो समाहित होगा। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कम हुआ है पाठ्यक्रम उसी से आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मैं गुवाहाटी संभाग के केंद्रीय विद्यालय खानापारा कक्षा 11वीं की साथी वर्षिता मिश्रा को प्रश्न पूछने हेतु आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम, मैं वर्षिता मिश्रा केंद्रीय विद्यालय खानापारा गुवाहाटी से कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आदरणीय महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया और हमारे देश का रिकवरी रेट पूरे विश्व में सबसे अधिक है। परंतु फिर भी महोदय, विद्यालय जाने को लेकर हमारे माता पिता के मन में कुछ संशय है, तो आप सभी माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्षिता, माता पिता हमेशा माता पिता ही रहते हैं और तुम जब बहुत बड़ी हो जाओगी और तुम नौकरी भी करने लग जाओगी तभी उनके मन में छोटा ही पन रहेगा, वो उसी प्यार से आपकी चिंता करेंगे। स्वाभाविक है कि माता पिता का जो प्यार है, दुलार है, उसकी जो ममता है वो तो हर क्षण हम साथ रहते, वही हमारी ताकत भी होती है। और इसीलिए हमारे देश में माता पिता को भगवान के समतुल्य हमेशा माना गया है। और जो आपकी चिंता है कि जबकि अब कोरोना का काल कम हो रहा है और फिर भी माता पिता चिंतित है, वो चिंता उनकी स्वाभाविक चिंता है, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो इतनी चिंता न करें। इस बात की तो चिंता जरूर करें कि वो सुरक्षा का पालन कर रहा है कि नहीं, अनुशासन का पालन हो रहा है कि नहीं। यदि ये केवल 2 चीजों की हो गया तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके माता पिताजी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी केंद्रीय विद्यालय की छात्र छात्राओं में बहुत साहस है, पुरुषार्थ है, योग्यता है, मुखरता है और हर परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत है ना। तो आप भी उनको अनुरोध करिए और मैं भी यहाँ से अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुन रहे होंगे और वो चिंता तो करेंगे माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। हम लोग इस आयु में भी आने के बाद भी माता पिता हमेशा चिंता करते हैं, उनके लिए तो हमेशा वही बचपन रहता है और वही हमारी ताकत भी रहती है। अभी देखा ना कि इस बीच हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया था अपने दादा दादी, नानी नानी, नाना नानी, आप सब बुजुर्गों के साथ आप बात करिए, उनके अनुभव लिखिए, कितना प्यार मिला होगा। इस कोरोना काल ने कुछ हमसे छीना भी होगा लेकिन उससे कई गुना ज्यादा दिया भी है। हाँ, हमने अपने परिवार के लोगों के साथ कितनी आत्मीयता से रहे, कभी माँ के साथ, अभी एक अभिभावक जब मुझे मिले, मेरी बेटी तो अब सब कुछ बनाना सीख गई और सब वो बेटा भी बहुत कुछ बनाना सीख गए हैं। इस बीच जो कई बार बड़ी लापरवाही करते थे ना, बेटे ज्यादा करते हैं कई बार, तो बेटियां तो तब भी माता पिता की बहुत मदद करते रहते हैं, लेकिन बेटे भी इस समय काफी मदद के लिए सामने आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बीच कितना आनंद के क्षण थे कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा, परिवार में रहना सीखा, एक दूसरे के साथ संवाद, प्यार, दुलार, हम लोगों को किस तरीके से उनके अनुभव, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा उनका जो ज्ञान है हमारे साथ बांटा है ना सब। तो आपको तो मैंने तब भी कहा था कि इस बीच की आप एक डायरी जरूर भरिए और मैं सबसे निवेदन करूंगा और केबी कमिश्नर से मैं कहूंगा कि पूरे देश के सभी छात्र छात्राओं को उनके इस कोरोना काल के क्या अनुभव रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण अनुभव जब उनको लगा कि नहीं, यदि कोरोना काल में ही ये मेरे साथ ऐसा हो सकता था, ये मैं ऐसा कर सकता था, जो उन्होंने किया
उसको जरूर अपनी डायरी में लिखेंगे और कुछ हमको भी लिख करके भेजेंगे, तो हम भी उन छात्र छात्राओं के साथ संवाद करना चाहेंगे और उनके कोई बहुत अच्छे अनुभव होंगे तो उनको सबके बीच सम्मानित भी करना चाहेंगे। ठीक है वर्षिता। धन्यवाद सर। हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करने के लिए धन्यवाद महोदय। केंद्रीय विद्यालय पिकेट हैदराबाद संभाग की कक्षा 11वीं की छात्रा गौरी सिंह आपसे कुछ जानने की आशा रखती हैं। गौरी सिंह, कृपया अपना प्रश्न पूछें। सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय जी को मेरा सादर नमस्कार। कक्षा 12वीं की मैं गौरी सिंह केंद्रीय विद्यालय पिकेट की ओर से हैदराबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आपकी अनुमति से मैं अपना प्रश्न पूछना चाहूंगी। आदरणीय महोदय, कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा नुस्खा क्या है? धन्यवाद। गौरी, आपने कहा है कि सफलता का सबसे अच्छा सूत्र क्या है। जब आप अकेले में अपने को पूछोगे तो काफी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अकेले में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आदमी अपने से ही पूछ करके उसको उत्तर मिलते हैं कि यदि मुझे कोई मेरा टारगेट है तो उस पर जाने की मेरी क्या सफलता है। वो अपने अंदर जब ढूंढता हूँ, उन सवालों का उत्तर मांगता है तो उसको बहुत सारी जवाब मिलते हैं और उसको तैयार करते हैं, उसी के जवाब उसको तैयार करते हैं। उसको लगता है कि हाँ, मेरा सवाल का जवाब तो मेरे अंदर से ये आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मेरी ये कमी है, अभी ये मुझे कुछ करना है। तो गौरी, सफलता सबके अलग अलग टारगेट हैं, सफलता के रास्ते भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, सारी दुनिया में सफलता का यदि एक सामान्य सूत्र देखा जाए तो मेहनत, ईमानदारी और संकल्प। ये संकल्प जो होता है, संकल्प के साथ यदि मेहनत हो जाए ईमानदारी से, तो पूरी दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पूरी दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए जो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ, मेहनत आप कहाँ कर रहे हैं? जो आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइन ठीक है कि नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जिधर भाग रहे हैं वो रास्ता आपका था ही नहीं और फिर लौट करके आ रहे हैं, तो ये आपका समय खराब हो जाएगा। जीवन में सबसे पहले टारगेट सुनिश्चित करना और फिर जीवन मरण के सवालों से गुजरते हुए उस अभीप्सा, उस टारगेट को प्राप्त करने का जो संकल्प है उसको करना। हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति हुए हैं भारत रत्न अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि सपने जो सोने न दे। सपने हमको बुनने भी हैं, चुनने भी हैं। जो व्यक्ति सपने अच्छे न देख सके वो काम क्या अच्छा करेगा। अच्छे सपने देखने चाहिए, बुनने भी चाहिए, और अच्छे सपनों को, लेकिन सपने ऐसे हों जो आपको सोने न दे, चैन से बैठना न दे। ये असली सपने, सपने जो बैठने न दे, आपको चैन से न बैठने दे, ऐसे सपनों की जरूरत है। और जो सपने तो बहुत देखता है लेकिन काम कुछ नहीं करता उन सपनों को साकार करने की दिशा में, उसको हमारे यहाँ एक बार एक धारावाहिक चला था, उसका नाम होता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सपने तो देखता है बड़े बड़े, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो उन सपनों को देखकर फायदा क्या है? सपने वही देखने चाहिए जिनको आप साकार कर सकते हैं। और इसलिए जो गौरी, आप जिस सफलता की ओर जाना चाहती हैं, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। और इच्छा शक्ति, जब भी कोई टारगेट पर पहुंचता है तो कठिनाइयां तो आती ही हैं। कौन सा काम है ऐसा जो कठिनाइयों को पार करके नहीं होता? लेकिन जब टारगेट दूर का रहता है तो छोटी मोटी कठिनाइयों को, बाधाओं को व्यक्ति वैसे ही पार करता चला जाता है। इसलिए जीवन में बहुत बड़ा टारगेट चाहिए
और जब बड़ा टारगेट रहता है, बड़ा लक्ष्य चाहिए, तो बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा समर्पण, बड़ा त्याग, बड़ा धैर्य, बड़ी प्रखरता और बड़ी समर्पितता ये चाहिए। हर बड़े काम के लिए हर बड़ी चीज चाहिए। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़ी विचार, बड़ा मन, बड़ा दिल, बड़ी सोच, बड़ा विजन, बड़ा मिशन, ये इसका समन्वय बड़ा बनाता है, सफलता लाता है। मुझे भरोसा है कि मेरी केवी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं अपना बड़ा विचार रखेंगे, बड़ा विचार रखेंगे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। जिसकी सोच ही छोटी होगी वो बड़ा कहां से हो सकता है। बड़े बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ा मन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा विचार चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ा संकल्प चाहिए, तब आदमी बड़ा हो सकता है। मुझे भरोसा है कि आप बड़ा संकल्प लेंगे और इन छोटी मोटी बाधाओं को पार करते हुए मेरे देश का गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय महोदय। अब कक्षा 12वीं की खुशी शर्मा जो जयपुर संभाग केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छात्रा जयपुर की छात्रा है। खुशी, आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्कार श्रीमान, मैं खुशी शर्मा जयपुर संभाग से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि महोदय, आज के बच्चों के साथ जो खिलौने हैं वह आज हाँ, मैं जान रहा हूँ। खुशी, जो तुम खिलौने की बात कर रहे हो कि पीछे के दिनों में हम लोगों ने खिलौने के बारे में बात की थी और कैसे खिलौने हो सकते हैं, ये हॉकाथॉन भी किया था आपके साथ, बच्चों के साथ। शायद वो चल रहा है या भी पूरा हो गया होगा और आपके मन में ये विचार जरूर होगा तो कि क्या है वो खिलौने, कैसे होंगे, यही पूछना चाह रहे हैं ना। और वो किस ढंग से होंगे। तो पहली बात तो हमको खुशी मिल गई है, सब छात्रों को बधाई कि खुशी भी हमारे बीच है। और लेकिन धीरे से ताली क्यों बजी है? खुशी हमारे सामने है। तो खुशी में हमारे देश की एक परंपरा रही है, हम लोगों ने सुख और दुख को मिलकर के बांटा है, सुख और दुख को मिलकर के बांटा है। तो जो खुशी होती है वो खुशी जब मिलकर के बांटते हैं, सुख को मिलकर के बांटते हैं तो खुशी बढ़ती है। जब दुख को मिलकर के बांटते हैं, किसी को दुख होता है, सब लोग जुट जाते हैं मिलकर के उसके दुख को दूर करते हैं, तो दुख क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब खुशी होती है और मिलकर के मनाते हैं तो खुशी कम होती है, ये बढ़ती है। हाँ, ये हमारा सूत्र रहा है हमेशा, और ये भारत का चिंतन रहा है, ये भारत का विचार रहा है। सब मिलकर के ओम सेना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषामय। हम सब मिलकर के करेंगे, हम सब साथ मिलकर के पुरुषार्थ भी करेंगे, हर चीज को मिलकर के करना चाहते हैं। यदि हम कोई संकट में होगा, दुखी होगा, उसके भी दुख को मिलकर के दूर करेंगे। तो जब एक आदमी का संकट होता है और 10 लोग उस पर जुड़ते हैं तो एक एक अंश हो तो 1 सेकंड में ही उसका दुख दूर हो जाता है। और जब खुशी होती है, आप टॉप करते हैं, अपनी कक्षा में बहुत अच्छा होते हैं, या आपको कहीं गोल्ड मेडल मिलता है, कोई सम्मान मिलता है, तो आपके परिवार के, आपका स्कूल के अध्यापकगण, छात्रगण कितने खुश होते हैं। फिर आप परिवार में जाते हैं, वो खुश होते हैं, नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, वो खुश होते हैं, सारे खुश होते हैं। तो इतनी काम तो एक ही व्यक्ति ने किया, लेकिन खुश सब हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि इस केंद्रीय विद्यालय का कोई छात्र छात्रा पूरे देश में किसी चीज में प्रथम आता है तो हम सब खुश है। कमिश्नर भी दौड़ी आएंगी, वो हमारी एडिशनल कमिश्नर भी आएंगी, प्रिंसिपल भी, सब लोग, और पूरा स्कूल कितनी खुशी, कई दिनों तक तो खुशी मनाता है। काम एक ने किया लेकिन खुशियां सबको। तो ऐसे आज हमारे बीच एक खुशी है और सबको खुशी। ठीक है खुशी। अब आपकी जो चिंता है वो चिंता ये है कि जो खिलौने हैं, अभी जो हमारे देश में खिलौना बहुत बड़ा माध्यम होता है। हमने देखा होगा बचपन में यूं करके जोड़ते हैं,
ये टूटे हुए को जोड़ते हैं, फिर कभी पुल बना देते हैं, कभी चित्र बना देते हैं, कभी विवेकानंद जी बना देते हैं, कभी भगवान राम बना देते हैं, कभी कुछ जो जो मन में चीजें आती हैं उनको बनाते रहते हैं हम लोग। अब वो जब बनाते हैं तो टूटे हुए को, बिखरे हुए को जोड़ना, एक वो मन के अंदर से वो शक्ति पैदा होती है। दूसरी चीज क्या जोड़ना, लेकिन क्या, यदि एक थीम भी आपके सामने रहेगी तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। हमारे भारत, प्राच्य भारत को देखते हैं तो गौरवशाली भारत रहा है, जिसकी भी अभी थोड़ी देर में पहले चर्चा कर रहा था। उस भारत के बारे में जब हम जानकारी करेंगे, ऐसे ऐसे खिलौने होंगे जो हमको ऐतिहासिक, हमारा सांस्कृतिक, हमारा सामाजिक पक्ष को सामने ला करके साथ साथ करेंगे। तो एक तो ये जो खिलौनों को हैकाथॉन क्या है, खिलौनों को किस तरीके से भविष्य में होना चाहिए, और वो पर्यावरण मित्र भी होने चाहिए खिलौने। पता चला हमारे हाथ में, जो बच्चों के हाथ में खिलौना आ रहा है, वो खिलौना आपको नुकसानदायक है, या उसको जो इलेक्ट्रिक वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो खिलौने आ रहे हैं, उनमें कई प्रकार की शरीर को क्षति पहुंचाने की या मानसिक रूप से उसको उलझन में डालने की, ये इस प्रकार के खिलौने होते हैं। कोई खिलौने में कहीं से आप फंस जाते हैं और किसी खिलौने में आप कितने खुश होते हैं। तो ये जो खिलौने हैं वो किस ढंग के होने चाहिए, एक वो तथ्यों पर, सामाजिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, दो, और तीसरा, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या, हमें विजन की कमी नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में 7 लाख करोड़ का मार्केट है खिलौनों का। कितने का है? 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का। और अभी जो हमारे देश में हमारा 10,500 करोड़ के तो खिलौने हमारे देश में लगते हैं, और उसमें भी 80% खिलौने विदेश से आयात होते हैं। तो विदेश से क्यों आए? पहले तो हम अपने खिलौनों को अपने आप तैयार करें। एक तो जो आत्मनिर्भर भारत है, मेरे बच्चे एक एक से आइडियाज होते हैं उनके पास, वो कौन सा खिलौना, उनको थीम दी जाए और उस थीम के आधार पर वो खिलौनों को तैयार करेंगे। और दूसरे में पहले अपने देश की खिलौनों की आपूर्ति करेंगे और उसके बाद पूरे विश्व में छाएंगे, और 7 लाख करोड़ की मार्केट पर हिंदुस्तान छाएगा, अपने आप पूरा ऊपर उठेगा। ये है उसका। ठीक है खुशी? इसलिए ये खिलौना का हैकाथॉन हमने किया है। मेरी शुभकामना, आप ये खिलौने के इंजीनियर बनिए। इस सवाल का उत्तर जिस सहजता से आपने दिया है उसके लिए आपका आभार। जम्मू संभाग स्थित केंद्रीय विद्यालय बनतालाब की मायरा टिक्कू को, जो कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं, अब आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगी। नमस्कार महोदय, मैं मायरा टिक्कू केंद्रीय विद्यालय बनतालाब जम्मू की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। महोदय, अब स्कूल लेवल से ही स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जा रहा है, अतः मैं ये जानना चाहूंगी कि कम उम्र से ही स्किल्स को निखारने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। धन्यवाद। मारा टिक्कू, जब तुम जम्मू कश्मीर में बैठते हो तो जो आज देश भर के जितने छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, वो उनकी इच्छा होती है वो भी जम्मू कश्मीर को घूम करके आए। और जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते, इतनी खूबसूरत जगह है। और हमारा जो प्रश्न आपने किया है, बस यहीं से शुरू होती है कि जैसे उदाहरण के लिए मेरे जम्मू कश्मीर है, अब वो धरती का स्वर्ग बोलते हैं। पूरी दुनिया मेरे जम्मू कश्मीर को देखने के लिए आना चाहती है। तो वो जम्मू कश्मीर को कैसे करके हम और अच्छे कर सकते हैं, जो दुनिया के लोग देखने के लिए आएंगे वो क्या लेकर के जा सकते हैं, वो जो तैयारी, उदाहरण के लिए यदि कश्मीर को देखने के लिए 1 वर्ष में 5 करोड़ लोग आते हैं या 1 करोड़ लोग आते हैं, यदि 1 करोड़ लोग आए और जो वोकेशनल जो हमारी हस्तकला है, मेरे जो छात्र जहां से हम सिखाना चाहते हैं, यदि वो कश्मीर से 1 करोड़ लोग
1,000 रुपए की भी कोई जो कश्मीर घूमने के लिए आएगा वो लाखों रुपए खर्च करेगा। यदि न्यूनतम भी वो 1,000 रुपए का किसी चीज को वहां की स्मृति को लेकर के जाएगा जो वहां से उत्पादित होगा, वहां के लोगों के द्वारा होगा, आप छात्र छात्राओं के जो कौशल विकास से निकला हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं 1,000 करोड़ और 1 करोड़ तो कितना हो गया, 5,000 करोड़ का तो केवल वहीं पर होगा जो केवल 1 करोड़ के लिए और 1,000 रुपए की बात कर रहे। यदि ये बढ़ेगा और जो चीज करेंगे तो जम्मू कश्मीर अकेला आधा देश को पाल सकता है। इतना पर्यटन की उसकी असीम संभावना है। इसलिए जो आपने कहा जब आएगा तो कोई सब्जी वाला जब पर्यटक आता है तो एक पर्यटक पर 84 लोग पलते हैं। एक पर्यटक पर 84 लोगों को मदद मिलती है। तो जो पर्यटक आता है वो हर चीज को लेके जाएगा, वो कहीं रुकेगा भी तो खाना भी खाएगा, तो रहेगा भी तो कुछ देखेगा भी, तो उससे जुड़ी हुई जो कला और कौशल है उसका समन्वय जब ये वोकेशनल के साथ हम करेंगे और जो हमने कहा कि स्थानीय आधार पर करेंगे, मातृभाषा के साथ जुड़ करके करेंगे, ये है उसकी। तब मेरे देश के जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को चाहता है पूरी दुनिया में। आत्मनिर्भर भारत, 21वीं सदी का ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जिस भारत में होगी वो यहीं से शुरू होगा। जो जम्मू कश्मीर की हमारी छात्रा मारा टिक्कू ने जो जिस प्रश्न को किया है, यहाँ से शुरू होता है मेरा आत्मनिर्भर भारत का अभियान। ठीक है, मेरी शुभकामना आप सब लोग इस अभियान में जुटे। अत्यंत ही उपयोगी विषय पर पूछे गए प्रश्न पर आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। महोदय, केंद्रीय विद्यालय सिलचर संभाग से कक्षा 9वीं की छात्रा अनन्या देव का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अनन्या, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या देव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय सिलचर असम से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपको कविताएं लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और अब देश के शिक्षा मंत्री का दायित्व निभाते हुए क्या आपको कविताएं लिखने का समय मिलता है? वाह अनन्या, न अन्या अनन्या, जिसका कोई विकल्प नहीं वो अनन्या होती है। हाँ अनन्या, आपके मन में कविता पलती है, जगती है। मुझे भरोसा है कि अनन्या को एक दिन में एक अच्छे कवि के रूप में देश को जानने का मौका मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं अनन्या। कविता हर व्यक्ति के मन में कविता पलती है, हर क्षण कविता उगती है और हर परिवेश में कविता रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो वो संवेदनाएं, जब आप किसी की करुणा पैदा होती है, आपको किसी पर दया का भाव पैदा होता है, किसी में आक्रोश का भाव पैदा होता है, कभी कभी मन विचलित होता है, तो क्या होता है, कविता पैदा होती है, अपने आप पैदा होती है। कविता जबरदस्ती पैदा नहीं होती। हाँ, उस संवेदना को बचाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है और जब मौका मिले तो आलस्य न करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। और इसलिए कभी तो स्वतः स्फूर्त निकलते हैं, लेकिन हाँ, कब कौन सी कविता कहाँ ठीक लगेगी इसकी भी आवश्यकता है। आपने मेरे को 2 सवाल पूछे कि आप कविता करते हैं, तो क्या आप अभी भी करते हैं? तो अनन्या, मेरी पहली पुस्तक 1983 में छपी थी और शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति होते थे उन्होंने पहली पुस्तक का लोकार्पण किया था। और 1983 से मेरे देशभक्ति के गीत देश के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर आते हैं। तो तब से लिखने का क्रम मैंने कभी रोका नहीं और वो मेरे लिए मेरा जीवन होता है। लेकिन मैं 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कैसी परिस्थिति में एक बार एक कविता, जब मन बहुत उदास होता है, किसी के सामने भी वो परिस्थिति होती है, तो मन करता है भाग जाना चाहिए। आपके भी छात्रों के सबकी परिस्थितियां होती हैं। तो एक कविता मैंने बहुत पहले, जब मैं ऐसी परिस्थिति में रहा होगा, लेकिन मैंने उस कविता को छपने नहीं दिया। मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि जो लोग निराशा की बात करते हैं वो कभी आशावादी नहीं हो सकते, और जो आशावादी न हो वो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। अपना तो नुकसान करता ही है, वो दूसरों को नुकसान भी करता है। इसलिए उस कविता को मैंने
बहुत विचार करने के बाद जो कई साल पहले 20-25 साल पहले मेरी छपी थी, लेकिन उसके 20-25 साल की यात्रा करने के बाद मैंने उसको बढ़ाया। मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। जब तुम्हारे मन में कविता की बात आती है, वो कविता थी, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ, धन्यवाद। यहाँ तो तुम्हारे हित में नहीं है, अब तक सुना था मानव यहाँ है, पर मुझे तो कहीं तक भी दिखता नहीं है, बहुत हो चुका अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। उसकी अगली पंक्तियां थी कि सोचा था कोई मिलेगा कहीं, ढूंढते ढूंढते सांझ पड़ने लगी है, पत्तियों के सहारे भी रहना कहाँ, अब तो डालों से पत्ती भी झड़ने लगी है, बहुत हो चुका रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। ये उस मन की थी जो मन निराशा हताशा से होकर के दूर जाना चाहता था, और उसको हर व्यक्ति ये लगता था कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो अनुरूप नहीं है। लेकिन मैंने इसको छपने नहीं दिया, और 15-20 सालों के संघर्ष के बाद मैंने उस कविता को आगे बढ़ाया कि जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा ना, हम साथ तेरे किसी ने कहा ना, अब हित हो या अनित यहीं पर रहूंगा, दर्द चाहे वो जितने वो सारे सहूंगा, निसंग तुमको दुर्मन से लड़ना पड़ेगा, अविरल ही निज दिन तो जलना पड़ेगा, और जल जल के नया एक इतिहास रचना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, जब आपके पास ताकत आती है तो आप अपने ताकत से अपने को खड़ा करते हैं। लेकिन मैंने अभी एक छोटा सा गीत इस बीच भी लिखा। मेरी बहुत सारी लगभग 70-80 किताबें होंगी, उन पर शोध भी हुआ। मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ तो भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा तो मैंने लिखने नहीं छोड़ा। मैं आज शिक्षा मंत्री हूँ तो भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मेरे उपन्यास है, मेरी कहानियां हैं, मेरी कविताएं हैं। और आपसे भी निवेदन करूंगा, सब छात्रों से निवेदन करूंगा कि जरूर और जरूर करके आप जरूर लिखें। आप सब कवि हैं, आप सब कहानीकार हैं, आप सब उपन्यासकार हैं। आप जरूर अपने मन की चीजों को बाहर निकालिए। और अभी जो इस बीच मैंने आपके लिए कहा है कि अभी भी है समय इतना, मेरी कुछ बात मानो तुम, समय कितना है बलशाली इसे भी जान जाओ तुम ही हो जिन्होंने जाते लम्हों को पकड़ना है, पकड़कर इन लम्हों में सपना अपना पूरा करना है, मिले मेहनत से ही सब कुछ इसे भी जान जाओ तुम, अभी भी है समय इतना, मेरी कुछ बात मानो तुम। मानोगे ना? तो इसलिए ये जो जाता वक्त है, समय सबसे महत्वपूर्ण और बलवान होता है। और इसलिए अनन्या, ये जो समय है, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो भागता है। जिसने समय को पकड़ लिया, समय ने उसको पकड़ा है। जिसने समय को छोड़ दिया, समय ने भी उसको छोड़ दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है हम समय का मैनेजमेंट जरूर करें, अपने समय को जाने न दें, व्यर्थ न जाने। जिंदगी का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद ने कहा था कि अगला क्षण हमारा नहीं है, जो क्षण आपके पास है वही आपका है। उस क्षण को कितने अच्छे से हम संवार सकते हैं, बचा सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, वही आपके साथ जाएगा। मेरी शुभकामना आप सबको। धन्यवाद सर। सुंदर कविता वाचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सार्थक संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न, और इसे पूछने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी पटना संभाग के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की छात्रा सुचिता श्यामा को, जो 9वीं कक्षा में है। नमस्कार महोदय। नमस्ते। मैं सुचिता श्यामा केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना द्वितीय पाली की छात्रा सर्वप्रथम आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपसे सीधे संवाद का मुझे अवसर प्रदान हुआ। मैं आपको वंदन भी करती हूँ क्योंकि कोरोना काल में हम विद्यार्थियों के विद्यालय बंद हो जाने के कारण हमारी उलझनों को शांत करने हेतु आप स्वयं हम सभी के मुखातिब हैं। इस समय में भी आपके प्रत्यक्ष संवाद का निर्णय सचमुच हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। महोदय, अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध ज्ञान के भंडार को वर्तमान विज्ञान के साथ तालमेल कर नए शोध किए जा सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सुचिता श्यामा, सुचिता, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
और अभी जब मैं नई शिक्षा नीति की बात कर रहा था तब मैं ये कह रहा था कि न केवल इस देश के अंदर उत्सव का वातावरण है, बल्कि दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय और देशों ने इस नई शिक्षा नीति को बहुत प्रेरक माना है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक मेल में मुझे अभी कहा है कि 700 ईस्वी पूर्व हिंदुस्तान में ही सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, और जो हिंदुस्तान है वो ज्ञान का भंडार था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मुझे अपने मेल को कह करके भेजा, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने ही गणित, बीजगणित और ज्यामिति को दिया है, ये इसका जनक है। तो जो सुचिता आपने सवाल किया है, आज उसी भारत को जिंदा करने की जरूरत है। और क्यों नहीं होगा, करेंगे हम जरूर। ये देश की गुलामी ने 100-150 सालों ने, थपेड़ों ने हमको हमारी जड़ों से अलग किया। जब हम भारत की बात करते हैं, ज्ञान विज्ञान, और हम अपने प्राचीनता की बात करते हैं, तो लोग उपहास जैसे उड़ाते थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारत के भास्कराचार्य ने दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले। ये जो हमारा विज्ञान था, ये जो अणु और परमाणु की बात करने वाला ऋषि कणाद था, उसको जानने की, जनाने की दुनिया को जरूरत है। हमारा रसायन शास्त्री नागार्जुन, हमारा भाष्य जो भाषा विज्ञान का सर्वोच्च शिखर पुरुष पाणिनि इसी देश में पैदा हुए। आयुषो वेदा, आयुर्वेदा जो आयु का विज्ञान है, वो आयुर्वेद को जन्म देने वाला भी इसी देश का चरक है। ये जो चरक संहिता है, ये जो बौधायन है, जो सुश्रुत है, जो भास्कराचार्य हैं, जो बौधायन है, और तमाम यदि हम उन लोगों को देखेंगे, योग में मैंने अभी पतंजलि का नाम लिया, वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। तभी तो जर्मनी जैसे देश ने अपने यहाँ 14 संस्कृत के विश्वविद्यालयों को स्थापित किया है। संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए नहीं, संस्कृत में उन ग्रंथों का ज्ञान और विज्ञान को समाहित करके विश्व में के फलक पर बिखेरने के लिए वो संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। वो जो ग्रंथ हैं हमारे प्राचीन, उन ग्रंथों में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अनुसंधान भी है। हमारा वास्तुकला, शिखर की वास्तुकला थी तब, कौन नहीं जानता था। और इसलिए हमारा जो पीछे का है, हमको इसको गांठ बांधना है। देश आजाद हुआ है, अब देश की संस्कृति, देश की शिक्षा और देश की भाषा और देश के वो हमारा परंपरा ज्ञान का जो परंपरा की थाती थी, उसको खत्म किया गया। आज फिर हमको उसको जिंदा करना है। जिस बात पर हम नंबर 1 रहे हैं दुनिया में, तब भी तो हमको विश्व गुरु कहा जाता था। कौन सा कारण था जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता था? वही तो कारण है। आज भी तो वो चीज हमारी है, हम कहीं खोए नहीं हैं, हम विस्मृत हुए हैं। हम फिर नए तरीके से खड़ा करेंगे। और मैं सुचिता कहना चाहता हूं कि आप जैसे छात्र छात्राओं को आगे आना है, अपने भारत को जानना है, पीछे का उसको अनुसंधान के साथ, नवाचार के साथ आगे बढ़ाना है। हम दुनिया को बताएंगे कि पूरी दुनिया में हमको देने के लिए बहुत कुछ है, और है, हमारे पास है वो सब कुछ। अर्थशास्त्र का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विकल्प कहाँ हो सकता था? कौन अर्थशास्त्री हो सकता था कौटिल्य से बड़ा? और इससे चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में, आर्यभट्ट, पूरी दुनिया को जिसने गणित दिया है, पूरी दुनिया तो मानती है, स्वीकारती भी है। केवल हमारा देश कुछ लोगों को शंका होती है, इसलिए सबको इस समय निशंक होने की जरूरत है। हिंदुस्तान को खड़े करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है नई शिक्षा नीति उस भारत को, जो ज्ञान की महासागर है भारत, जो 21वीं सदी के ज्ञान का जो ये महाशक्ति के रूप में बनने के लिए तैयार है। ये जो नई शिक्षा नीति है, निश्चित हम इसको इसीलिए लाए, हम भारत केंद्रित
इस नई शिक्षा नीति को जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ आगे बढ़ेगी, नवाचार के साथ हमारी चीजों को विश्व के शिखर पर लेके के जाएगी। तो मैं केबी के सभी छात्रों का आह्वान करना चाहता हूँ इस समय। ये अंतिम प्रश्न है, आपका अंतिम प्रश्न है। यस सर। इसलिए जितने छात्र आज मेरे से जुड़े हैं, पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय आज जुड़ा हुआ है, मैं इनके प्राचार्यों से, इनके अध्यापक गण से मैं बहुत अनुरोध कर रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ, शुभकामना भी दे रहा हूँ कि हमारे पास ये हीरे हैं जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो चुन करके यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। हम यदि एक बार मन में ठान देंगे कि हमको अपना देश, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21वीं सदी के भारत की बात की है, ऐसा भारत जो सुंदर भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। मुझे मालूम है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रस्तुति हमने की थी, तभी केंद्रीय विद्यालय ने बहुत खूबसूरत तरीके से किया था। मुझे याद है कि जब परीक्षा पर चर्चा की थी, ये इन्होंने आयोजित किया था, और तब मेरे एक प्रदेश के बच्चे ने दूसरे प्रदेश की भाषाओं का जो आदान प्रदान और जो खान पान और पहनाव को एक दूसरे, कितना प्रधानमंत्री जी तो उस दिन बहुत इतने खुश हो गए। उन्होंने पूछा तुम कहाँ से हो, जब उनको पता ही नहीं था, जब उस भाषा में बोल रहे थे कि तमिल भाषा में बोल रहे थे, उनको पूछा तमिल से नहीं, मैं तमिल से नहीं हूँ, मैं तो जो है पंजाब से हूँ। अच्छा तुम्हें तमिल अभी सीखी मैंने तमिल, इतना फराटेदार तरीके से बोल रहे थे। ये है मेरा देश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कितनी भाषाएं हमारे यहाँ, पूरी इतनी खूबसूरत भाषाएं। हमको ये जो देश है हमारा, ये अनेकता में एकता का पुंज है। इस देश को हमको बहुत अच्छा करना है, और 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत है, उस भारत को ये संकल्प भी लेना हमने कि उसकी जो लीडरशिप है वो केंद्रीय विद्यालय करेंगे। हमें ताकत है ताकत ना? यस सर। धीरे से बोला। यस सर। और इससे 21वीं सदी का भारत जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप होकर के गुजरेगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर जाकर रहेगा, पूरी दुनिया में ज्ञान की मास शक्ति बनकर के उभरेगा। मेरी शुभकामना आप सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। शेष कार्यक्रम के संचालन हेतु पुनः मैं अपनी साथी अभिनव और मेहर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सुप्रदा एवं चिन्मयी। माननीय मंत्री जी, आप यहाँ पधारे और हम सबका मार्गदर्शन किया, इस हेतु हम सभी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं माननीय आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार की ओर से सप्रेम स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय महोदय, आप इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आशा है प्रश्न पूछने वाले सभी विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत हुई होगी, उनकी कई तरह की शंकाओं का समाधान भी हुआ होगा। माननीय महोदय, जिस धैर्य एवं संयम के साथ आपने हम विद्यार्थियों के प्रश्नों को सुना और जिस सहजता से आपने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, वह हम सभी के लिए अत्यंत लाभदायक रहा। इसके लिए समस्त केंद्रीय विद्यालयों की ओर से हम सभी आपके प्रति अत्यंत आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस अत्यंत रोचक सेशन के पश्चात अब हम धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन की आदरणीय अपर आयुक्त डॉक्टर वी विजय लक्ष्मी मैडम को सादर आमंत्रित करते हैं। मैम। सभा को प्रणाम। मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो अपने अति व्यस्त कार्य प्रणाली से कुछ समय हमारे बच्चों के लिए निकाले और यहाँ आए और बच्चों के बड़े श्रद्धा से सुने और उनके जिज्ञासा का समाधान किए हैं। धन्यवाद महोदय। आपके आज के ये संबोधन और मार्गदर्शन हम सभी के लिए
खास करके हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है और बहुमूल्य है। हमारे बच्चे मैं देख रही थी बहुत श्रद्धा एवं तत्परता के साथ आपका सुन रहे थे, बहुत लाभान्वित भी हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आभार प्रकट करते हैं श्रीमान आरसी मीना जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष, एवं श्रीमती चांगसन मैडम, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय, जो हमेशा केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ देते हैं और सपोर्ट करते रहते हैं। आपके ये गरिमामय उपस्थिति से हम बहुत लाभान्वित हुए सर। मैडम थैंक यू वेरी मच। और आज इस अति मुख्य कार्यक्रम में देश के कोने कोने के केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे जुड़े हुए हैं और इस सफलता की श्रेय पूरा एनआईसी को जाता है। तो एनआईसी के लिए भी हम बहुत बहुत आभार हैं। और ये पूरा कार्यक्रम की सफल आयोजन हमारे परिवार की मुखिया आयुक्त श्रीमती निधि पांडे मैडम की नेतृत्व में हुई है, इसलिए मैडम के लिए भी बहुत बहुत आभार। और अंत में हम हमारे सारे बच्चों को बहुत बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वचन देते हैं कि हमारे सारे बच्चे सबसे पहले खुश रहे, स्वस्थ रहे और आने वाले परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्थ।